गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज से हम जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक की हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है ये हमारा आदि इतिहास भाग का हिस्सा है। ठीक है, तो आदि इतिहास क्या होता है ये पहले आपको समझना जरूरी है। देखिए, एक होता है प्राक इतिहास, एक होता है आदि इतिहास और एक होता है इतिहास काल, प्राचीन इतिहास काल। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें, हमारा इतिहास जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से आदि मानव पैदा हुआ था, तो वो बिल्कुल जंगली था। वो सिर्फ बस उसको जानवरों का शिकार करके खा लेता था, नदी से पानी पी लेता था और पेड़ों पे रहता था। वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। उसको हम अगर जो है इतिहास के उस हिस्से की बात करें जब इंसान लिखना पढ़ना ही नहीं जानता था, तो उसको हम आदि इतिहास कहते हैं, सॉरी प्राक इतिहास कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का जो समय है उसमें इंसान लिखना तो सीख गया था, पढ़ना लिखना पढ़ना सीख गया था, लेकिन जब उस सभ्यता के बारे में हमें पता चला, जब उनकी भाषा हमारे सामने आई, हम उस भाषा को आज तक पढ़ लिख नहीं सके हैं। ठीक है, तो उसे हम जो है आद्य इतिहास कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ जो है जो है ये एक मोहर का चित्र है। आप इस चित्र में देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मछलियों का चित्र दिया हुआ है, उसके बाद कुछ डंडे लगे हुए हैं, इधर कोई सिंबल बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता की भाषा है, जो कि भाव चित्रात्मक भी कही जाती है, क्योंकि इसमें कहीं पर चित्र बने हुए हैं, कहीं पे अल्फ़ाबेट बने हुए हैं, कहीं पे जो है ऐसे सिंबल है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो कुछ इस तरह की भाषा है जिसको कि हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो उन्होंने लिखा तो है, पर क्या लिखा है उसको हम पढ़ नहीं सके हैं, तो उसको हम आद्य इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का काल हमारा आद्य इतिहास में आता है। उसके बाद प्राचीन इतिहास में, जहाँ से कि हमने जो है लोगों ने पढ़ा भी लिखा भी और हम उसको पढ़ भी पाए, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। जब जो आर्य हमारे देश में आए थे, तब से जो टाइम पीरियड था उसको हम जो है प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि जो हड़प्पा की जो मोहर की फ़ोटो दी हुई है आपको सामने, जो हड़प्पाई मोहर जो हैं, ये हड़प्पा सभ्यता से हमें जितनी भी जो वस्तुएं मिली हैं, हमें खुदाई करके जो है पूरा का पूरे शहर मिले हैं ज़मीन के अंदर दबे हुए। तो उन्होंने जो भी वस्तुएं यूज़ की थी, जो भी चीज़ें हमें ज़मीन के अंदर से निकली हैं, क्योंकि हम उनकी भाषा को तो पढ़ नहीं सके कि हम ये बता दें कि ये था या। ठीक है, तो क्या है कि हमें जो है जो पुरानी वस्तुएं मिली है उसके हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि शायद ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो उस वो जितनी भी वस्तुएं मिली हैं, पूरा वस्तु मतलब जो पुरानी वस्तुएं मिली हैं, तो जितनी भी वस्तुएं मिली हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है मोहरें। ये सामने जो चित्र है ये एक मोहर का ही चित्र है। ठीक है, तो ये जो मोहरें हैं ये ज़्यादातर किससे बनी होती थी? सेलखड़ी नाम के एक पत्थर से बनी होती थी। ठीक है, और इन पे जो है ज़्यादातर जो मोहरें होती थी उन पे जानवरों के चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, और ये जो लिपि जो लिखी हुई है इसमें कुछ चिन्ह होते थे, और इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जब हम इस लिपि को पढ़ पाएंगे, तो मैंने बताया ना कि हम हड़प्पा सभ्यता के समय को आदि इतिहास में रखते हैं कि इंसान लिख के तो गए हैं, पर वो क्या लिख के गए हैं उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, जिस दिन हम इस सभ्यता की इस लिपि को पढ़ सकेंगे, उस दिन ये चैप्टर आदि इतिहास से उठकर जो है हमारे प्राचीन इतिहास में आ जाएगा। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुओं के बारे में जो है उससे जानकारी मिलती है। यानी कि उनकी भाषा को तो हम नहीं पढ़ सके हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने छोड़ी हुई हैं, जैसे ज़मीन के अंदर से उनके घर निकले, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। उनके आवास, मतलब जहाँ पे वो रहते थे। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो उनके मिट्टी के बर्तन, उस समय वो जो भी गहने पहनते थे, आभूषण, और जिन भी औजारों का यूज़ करते थे। ठीक है, और मोहर मतलब ये ऐसे देखिए, उस समय जब लोग व्यापार करते थे ना,
तो उस समय पैसा नहीं होता था, ठीक है। फिर लोग मतलब अगर किसी को हम अपनी वस्तु दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो कैसे लेते थे? तो हर किसी व्यापारी के पास, हर व्यक्ति के पास जो है एक मोहर होती थी, जिसे ठप्पा लगाते हैं ना, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल मैम की मोहर होती है, ठीक है। तो ऐसे जो है ना हर एक व्यापारी की जो है अपनी एक मोहर होती थी, और उस पर वो कोई भी सिंबल अपना स्पेशल बना के रखता था, जिससे पता चले कि वो उसकी मोहर है, ठीक है। दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब ये है कि जो भी हमें पुरानी चीज़ें मिली हैं, अब हमें जो चीज़ें मिली हैं उन्हीं से हम अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जो लिपि जो लिखी हुई है उसको तो हम पढ़ नहीं सके हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमें वहीं से हमें जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, ठीक है। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, यानी कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली, और जो पुरातात्विक है यानी कि जो पुरानी चीज़ों के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं उन लोगों को जो है पुरातत्वविद कहते हैं, और जो पुरानी चीज़ें मिलती हैं उनको पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है, ठीक है। तो उनको लोग किस तरीके से देखते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हर वस्तु को देखने का सबका नज़रिया अलग अलग होता है। आपने हमेशा एक एग्जांपल सुना होगा कि लोग कहते हैं कि पानी, ग्लास में थोड़ा पानी डालिए और उसमें जो है बच्चों से पूछे कि भाई इसमें जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि आधा ग्लास खाली है, जबकि कुछ बच्चे कहेंगे कि आधा ग्लास भरा हुआ है। तो हर किसी का जो है हर चीज़ को देखने का अपना नज़रिया होता है। तो हम पढ़ेंगे कि जो, क्योंकि देखो अगर चीज़ लिखी हुई होती तो कोई डाउट ही नहीं होता, हम बता देते कि ऐसे ऐसे हुआ था। लेकिन चीज़ें लिखी नहीं हुई हैं, हमें सिर्फ वहाँ से उस समय के जो लोग थे उनकी यूज़ की हुई चीज़ें मिली हुई हैं, तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो हर इतिहासकार कौन होता है? जो इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। तो जो इतिहासकार होते हैं वो किस वस्तु को किस नज़रिए से देखते हैं, तो सबका नज़रिया अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, क्योंकि हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, अभी एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है। जैसे मान लो कि अंग्रेजों के समय की बात करें, हम आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करें तो उस समय क्या है, अंग्रेजों के टाइम पे जो है उन्होंने सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो लिख के और उस चीज़ को हम पढ़ना भी जानते हैं, तो हम आराम से बता सकते हैं कि एक एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं कि हाँ उस दिन। आपको कैसे पता कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था? क्योंकि उस चीज़ को लिखा हुआ है और हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन बात हड़प्पा सभ्यता की करें तो ये हड़प्पा सभ्यता का इतिहास जो है लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सके, तो हम अंदाजा ही लगाएंगे, ठीक है। तो इस कारण से आज भी बहुत सारी जानकारियां जो है हमसे परे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको इस बॉक्स में दिया हुआ है पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम इन दोनों वर्ड के मतलब समझेंगे। देखो, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी ज़्यादातर पाकिस्तान में बहती है, और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है। तो सबसे जो इस टाइम के, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, ये लोग इस नदी के आसपास रहते थे। आपने पुरानी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो स्टार्टिंग में जो लोग रहना शुरू करते थे वो नदियों के पास रहना शुरू करते थे, क्योंकि नदियों के पास उनको आसानी से जल मिल जाता है। तो कोई भी जो नई सभ्यता की शुरुआत जो हुई वो हमेशा नदी के पास हुई थी, ठीक है। तो क्योंकि ये जो बस्तियां जो हमें मिली हैं खुदाई से ज़मीन के अंदर, ये सिंधु नदी के आसपास मिली हैं, इसीलिए सिंधु नदी की जो घाटी है उसके आसपास मिली है, इसलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। अब हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? जब कोई भी नई खोज होती है तो वो जिस जगह पर होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है उस चीज़ का नाम रख देते हैं। जैसे कोविड 19 वायरस, उसमें